साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 20 लाख रुपए से कम अगर आपका लोन है तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। अगर आपके लोन का टोटल आउटस्टैंडिंग 20 लाख रुपए से अंदर है तो आपको ना तो ज्यादा डरने की जरूरत है, ना ही ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। और विदाउट किसी भी केस के लगे हुए अपने लोन को कैसे सेटल कर सकते हो, आज इसके बारे में बात करेंगे। और ये 20 लाख वाला जो अपर अमाउंट है, इसका क्या फंडा है, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी भी होंगे हो सकता है पहले, जिनमें इसके बारे में बताया तो गया लेकिन प्रॉपरली नहीं बताया गया कि 20 लाख रुपए आखिरकार है क्या चीज। मतलब ये कोई अपर अमाउंट होता है, क्या चीज होती है 20 लाख तक, क्यों लोन 20 लाख के नीचे वाले लोन में ज्यादा सुरक्षा क्यों रहती है एक इंसान को। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि आपने अगर लोन डिफॉल्ट करा है तो ज्यादातर लोगों के अनसिक्योर लोन ही होते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल तौर पे कहूँ तो ठीक है, सभी लोगों के लमसम अनसिक्योर लोन होता है, सिक्योर लोन बहुत कम होते हैं। और सिक्योर लोन होते हैं, अगर सिक्योर लोन भी डिफॉल्ट होते हैं तो उसमें भी कोई कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके बाद भी कोई दास दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक अपर अमाउंट सेट है, ठीक है, जो कि सारे ही बैंकों के द्वारा सेट है आरबीआई की गाइडलाइंस में। अगर कोई भी लोन 20 लाख रुपए से ऊपर का होता है तो वो डीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब ये भाई डीआरटी किसका नाम है? डीआरटी पहली बार, कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे, कई लोग पहले भी सुन चुके होंगे। तो देखो, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हमारे देश में हाई कोर्ट है, हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन उन्हीं में से एक कोर्ट है जिसको कहते हैं डीआरटी, डेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब इसके अंदर जो केसेस जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए से ऊपर के लोन के केसेस जाते हैं। अगर 20 लाख रुपए से एक भी रुपया आपका लोन नीचे है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपका लोन 19,50,000 रुपए का है, तो भी आपका लोन डीआरटी में नहीं जा सकता। बैंक अगर ट्राई भी कर ले तो भी आपका लोन 20 लाख के नीचे है तो डीआरटी नहीं जा सकता। अब ऐसे में कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर, मान लेते हैं हमारा 19 लाख का टोटल आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है, बट इन्होंने ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के उसको 21 लाख रुपए या 20 लाख रुपए कर दिया, तो क्या आप डीआरटी जा सकते हैं? नहीं, अभी भी डीआरटी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो ब्याज पेनल्टी है उसको डीआरटी काउंट नहीं करता है। जो आपका टोटल अमाउंट है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग जब डिफॉल्ट होते टाइम पे बच रही थी, उसको डीआरटी कंसिडर करता है जब केसेस वहां पर जाते हैं। अब भाई आ जाते हैं कि डीआरटी के अंदर पावर क्या है, जो कि लोग डीआरटी से इतना ज्यादा डरते रहते हैं। तो देखो, डीआरटी के पास पावर ये है कि अगर आपका लोन किसी प्रकार से डिफॉल्ट होता है, ठीक है, तो डीआरटी के पास ये पावर है कि वो आपकी जो अचल संपत्ति है, मतलब इनमूवेबल एसेट, मतलब आपका घर, दुकान, जायदाद, आपके नाम पे अगर कुछ भी है, आपके नाम पे कोई एफडी है, कोई अकाउंट में बैलेंस है, या किसी प्रकार की और कोई चीजें हैं, ठीक है, तो वो उसको अटैच करवा सकता है। डीआरटी के पास ये पावर है, समझ रहे हो। अब लेकिन ज्यादा लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इससे बचने का क्या तरीका है, मैं आप लोगों को आज ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि भाई साहब उनके सांस फूल गई हो, लेकिन आप फुलाइए मत। अब इसमें लोग क्या सोचते हैं कि मेरा टोटल लोन 50 लाख रुपए का है तो मैं तो डीआरटी के अंदर, मेरा एलिजिबल हो गया कि मैं डीआरटी के अंदर जा सकता हूँ, कोई बैंक जा सकता है। अरे भाई, मानते हैं कि आपका लोन 50 लाख रुपए का है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसी सिंगल बैंक से एक लोन की। दो लोनों की भी बात नहीं हो रही, एक लोन की बात हो रही है। जैसे मैं पिछले महीने एक केस आया था, एक सब्सक्राइबर आया था हमारे पास, उन्होंने बोला कि सर, मेरा आरबीएल बैंक से दो लोन है, एक 12 लाख का है, एक 10 लाख का है, ये तो 22 लाख टोटल हो गया, तो अब तो ये डीआरटी में जा सकता है। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, अभी भी ये डीआरटी में नहीं जा सकता। आपका कोई भी सिंगल लोन अकाउंट या कोई सिंगल क्रेडिट कार्ड 20 लाख रुपए से ऊपर का होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपके ऊपर 50 लाख रुपए का कर्जा तो है, लेकिन वो 10 जगह से है, 5-5 लाख रुपए का, या 5 जगह से है, 10-10 लाख रुपए का, ठीक है, या 3 जगह से मान लेते हैं, 3 या 4 जगह से है, ठीक है, 15-15 लाख रुपए का या 19-19 लाख रुपए का, तो भी आपका केस डीआरटी में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो उतना आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है, लेकिन रिकवरी वालों के द्वारा हमेशा डराया जाता है। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ले रखी थी, और वो रिकवरी वालों को दिन रात खूब पेला करते थे ऑन कॉल, ठीक है। मतलब कोई रिकवरी वाला उनके सामने बराबरी कर ही नहीं पाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनको एक कॉल आई,
और जब रिकवरी वाला उनसे हारने लगा कॉल पे, ठीक है, तो एक तरीके से रिकवरी वाले ने बोल दिया कि आपका केस अब डीआरटी में जाएगा। अब कस्टमर को उसकी नॉलेज नहीं थी कि यार ये डीआरटी होता क्या है, तो कस्टमर भाई हड़बड़ा गया। कस्टमर ने पूछा कि डीआरटी क्या है, मतलब वो तो रिकवरी वाला समझ गया कि कस्टमर नहीं जानता, तो उनको कम से कम आधा घंटा उसी के ऊपर लपेट दिया होगा कि डीआरटी जाएगा आपका केस, आपके केस में आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। अब जब कस्टमर ने गूगल करा, तो जब गूगल करा तो गूगल में भी ये चीज हो गई भाई कि डीआरटी कोर्ट के पास पावर है कि वो आपकी जमीन जायदाद उसको अटैच कर सकता है। कस्टमर और परेशान, कस्टमर कह रहा सर मेरा केस तो डीआरटी में चला गया, बहुत दिक्कत हो गई। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका लोन कितने का, तो कहा 6 लाख रुपए, 6 साढ़े 6 लाख रुपए का। तो मैंने बोला भाई डीआरटी में आपका केस कोई भी नहीं डाल सकता है, समझ रहे हो। ये रिकवरी वालों की या बैंकर्स की बहुत बार चाल होती है कि वो आपको डीआरटी के नाम से डराएंगे, ठीक है। अब कई लोग ऐसे भी हमारे भाई होंगे जिनका 20 लाख रुपए से एक्चुअली ऊपर लोन होगा, ठीक है। तो क्या अब उनको डर जाना चाहिए, क्या अब उनको बैंक की सारी बातें मान लेनी चाहिए? जी नहीं। देखो डीआरटी के जो केसेस है वो बहुत रेयर हैं, जो कहते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये भाई साहब इतने रेयर होते हैं कि अगर 2000 लोगों का लोन डिफॉल्ट हो रहा है तो उसमें से किसी एक पे केस फाइल होगा। जैसे मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दूंगा, हमारा जो लास्ट केस किसी मैंने देखा था डीआरटी का, वो देखा था 2025 की शुरुआत में, फरवरी के साइड में। अभी साल भर हो गया, कोई और डीआरटी का केस देखने को नहीं मिला, और जबकि मैं कम से कम 50-100 क्लाइंट डेली देखता हूँ, तब जाके अभी तक कोई डीआरटी का केस देखने को नहीं मिला। तो क्या डीआरटी में कोर्ट बैंक अगर केस डालेगा तुरंत उनको ये पावर मिल जाती है? ये भी गलत बात है। देखो हर एक कोर्ट का अपना एक नियम होता है, और हर एक कानून के अंदर आपको आपकी बात रखने की अनुमति है। अगर किसी 20 लाख से ऊपर वाले लोन वाले को, ठीक है, जिनका 20 लाख रुपए से नीचे का लोन है वो इसकी टेंशन न ले, वो सुने भी मत, ठीक है। जिनका 20 लाख रुपए से ऊपर का लोन है, अगर आपका डीआरटी में मान लेते हैं केस चला भी गया, आपकी किस्मत इतनी खराब है, ठीक है, आपको समन रिसीव होगा पहले तो, ठीक है, आपको समन रिसीव होता है, आप कोई दिक्कत नहीं, अपने लॉयर को भेजिए, केस लड़िए, कोई उतनी लोडेड बात नहीं है, ठीक है। वहां पर जाके भी एट द एंड सेटलमेंट हो जाती है, समझे। तो उतनी डरने घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जिनका 20 लाख रुपए से नीचे का है उनके लिए खुशखबरी इसलिए है, मैं सिंपली कहूं तो, क्योंकि देखो 20 लाख से नीचे बैंक के पास सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। अब आपको लगता होगा कि वो लोग चेक बाउंस का केस करके या ईसीएस बाउंस का केस करके अपने पूरे पैसे निकलवा लेते होंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आज तक मैंने सिंगल केस नहीं देखा जिनमें किसी ने चेक बाउंस का केस करके या फिर ईसीएस बाउंस का केस करके पूरा पैसा निकलवा लिया हो। होता यही है, एट द एंड वहां जाकर भी सेटलमेंट ही होती है, और बैंक का अच्छा खासा उसमें पैसा भी चला जाता है, समझ लो। क्योंकि मान लेते हैं 5 हेयरिंग हुई, 10 हेयरिंग हुई, 10 हेयरिंग में एडवोकेट को पैसा गया, 1 लाख रुपए का लोन था, 40-50 हजार रुपए उनके एडवोकेट ने ले लिए, कस्टमर ने आराम से 20 हजार रुपये में सेटल कर दिया, उसको बात खत्म कर दी। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। वो बैंक का एक लीगल प्रोसीजर है, इसलिए वो उसको फॉलो करते हैं ज्यादातर, तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सेकेंडरी चीज ये है कि भाई 20 लाख रुपए से नीचे का लोन है, जब डीआरटी वगैरह जा नहीं सकते, तो सेटलमेंट भी बहुत आराम से हो जाती है इन लोगों की। आप खाली सेटलमेंट की रिक्वेस्ट करिए, रिकवरी वालों से मत करिए, रिकवरी वालों से आप जितनी सेटलमेंट के ऊपर बहस करोगे उतनी बेकार है। आप सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भेजो बैंक को, ताकि बैंक उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर सके और आपके लिए एक अच्छा ऑफर निकाल सके, समझे। और साथियों अगर आपके कोई और सवाल जवाब कुछ भी अगर है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। आज के वीडियो में इतने, आज के वीडियो को इतना ही छोटा रखेंगे, ठीक है। सभी भाइयों को जय हिंद।